Hello everyone, this is Aditya Keshwani. Welcome to my YouTube channel Sapid Tutorials. So today I had invited one of student 2022 या 2023 के लिए. So basically कि वो अभी किस हिसाब से स्ट्रैटेजी को कौन सी स्ट्रैटेजी को फॉलो करें कि एक तरीके से हम क्योंकि अभी टाइम यही इम्पोर्टेंट टाइम है जो हमें यूटिलाइज करना होगा. So हम डायरेक्टली शुभम से मिलते हैं. So first of all, thank you Shubham for coming in our channel. So Aditya, for giving me such an opportunity. So firstly, I'm introduce myself. My name is Shubham Gupta, and I done my bachelor's from Indira Gandhi National Open University, and now currently I'm pursuing my master's from NIT के सूरत. So this is तो all about बेसिकली me. बताओ कि एनआईटी सूरत कल का अभी तक का देखो एक साल सबको पता है कि ऑनलाइन क्लासेस हुई, तो मैं ज्यादा कैंपस के बारे में तो नहीं पूछूंगा, बट फिर भी कैसा रहा एक्सपीरियंस एक साल ऑनलाइन क्लासेस. तो एक्सपीरियंस कैसा था ये सारा? ऑनलाइन क्लासेस बेटर थी काफी ज्यादा. मतलब कभी मतलब हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात होगी ना कि हम लोग ओपन से हमने बीएससी करी, उसके बाद इतने मतलब हाईली एजुकेटेड टीचर से हमें प्रोफेसर से हमें इंटरेक्ट करने का मौका मिला, तो ऑब्वियसली बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए तो ये. और एनआईटी के सूरत का काफी मतलब रिच कल्चर है यहाँ का. सारे प्रोफेसर काफी ज्यादा मतलब मोटिवेटिंग भी है और बहुत सपोर्ट करते हैं हमें. ओके ये ओके, था सो यहाँ थोड़ा का. सा कुछ अपने बारे में बताओ, कैसे रही बीएससी के जर्नी, मतलब और आईआईटी जैम के फिजिक्स के बारे में बताओ कि क्या था तुम्हें, कैसे आईआईटी जैम के बारे में पहले से पता था, मतलब क्या प्लान था आईआईटी जैम? फर्स्ट ईयर से प्लान था, सेकेंड ईयर से प्लान था, या थर्ड ईयर में आके पता चला? सो अपनी जर्नी कैसी रही? एक्चुअली जब मैंने बीएससी में एडमिशन लिया था तो मेरा एक ही फोकस था कि भाई अभी बीएससी करनी है और बीएससी के बाद बीएड करनी है. क्योंकि फिर मैं फुल टाइम मैंने टीचिंग भी करी है, तो मुझे 5 इयर्स का एक्सपीरियंस भी है टीचिंग का. तो कुछ माइंड में था नहीं कि आईआईटी जेमी क्लियर करना है. वो तो बस एक दिन ऐसे ही मतलब बीएससी के सेकंड ईयर में था, मैं जस्ट सेकंड ईयर जब स्टार्ट हुआ था, तो मैं ऐसे बैठे बैठे रात को स्क्रॉलिंग कर रहा था यूट्यूब पर, तो एक वीडियो दिखी जिसमें उन्होंने बताया कि भाई मतलब बीएससी के बाद आप आईआईटी से या एनआईटी से आप एमएससी भी कर सकते हो. तो उसी मतलब नाइट को ही मतलब ये डिसाइड कर लिया कि अब ये वाला एग्जाम तो क्रैक करना ही है. सो ये कब की बात तो है, जब आप बीएससी फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में थे? सेकेंड ईयर में मैं जस्ट मैंने एंटर किया था. ओके ओके तो ओके. फिर हाँ 1 मंथ अभी मुझे हुआ था, उसमें ओके, मैंने तो डिसाइड कर मतलब लिया था एक कि आइडिया, या मतलब हम कह सकते हैं कि यूट्यूब ने आपका बहुत ही बड़ा हेल्प किया. अगर वो चीज आपको शायद नहीं दिखती तो मे बी लीड में पता चलता, लेकिन ऐसा नहीं हो, पता तो चलता, बट ठीक है. वो मोमेंट भी मतलब एक तरीके से अच्छा था, क्योंकि किसी को आईआईटी जैम अगर सेकेंड ईयर से ही पता हो तो एक दिमाग में सेट हो जाता है कि यार हमें थर्ड ईयर तक आते आते निकालना है. सो कहीं ना कहीं एक सेकेंड ईयर से हमारी जर्नी स्टार्ट हो जाती है. सो फिर उसके बाद जैसे ही पता चला, सो व्हाट्स द प्लान, फिर क्या सोचा? नहीं मतलब मैं यूट्यूब को तो थैंक यू मैं सिर्फ एमएससी के लिए ही नहीं कहूंगा. मतलब बीएससी में क्योंकि आप ओपन से करते हैं ना, तो आपको सब कुछ खुद से ही गाइड करना पड़ता है. तो मतलब यूट्यूब भी मेरे प्रोफेसर थे, यूट्यूब भी मेरे टीचर थे, तो सब कुछ मैंने वहीं से ही किया. ये है कि यूट्यूब ने मुझे एक डायरेक्शन दी फिर आगे जाकर. फिर मेरे मतलब काफी ज्यादा फाइटिंग भी होती है हमारे मतलब मेरे में और मेरे क्योंकि मेरे माइंड में था कि मुझे एमएससी करनी चाहिए और बाकी लोग मुझे बोल रहे थे कि आपको बीएड करनी चाहिए. तो मतलब खुद से हम लोग को कभी कभी फाइट करना पड़ता है कि क्या चूज करें हम लोग, क्योंकि मुझे टीचिंग करियर में मुझे जाना था. बट एट द एंड मैंने यही चूज किया कि मुझे पहले माइंड सेट बनाया मैंने काफी टाइम तक कि मुझे करना क्या है. एट द एंड फिर मैंने ये डिसाइड किया कि अब तो एमएससी ही करनी है. ठीक है, तो मतलब सेकेंड ईयर में सोच लिया था बेसिकली कि एमएससी करनी. सो मतलब जब आईआईटी जैम के बारे में आइडिया लगा कि यार आईआईटी जैम से आईआईटीज में एमएससी होती, सो प्लान क्या सोचा, किस हिसाब से सोचा कि यार मुझे आईआईटी जैम थर्ड ईयर में देना है या सेकेंड ईयर में देना है? सो मतलब सोचा क्या उस टाइम पे, क्या क्या दिमाग में चल रहा था? फर्स्टली तो मेरे माइंड में था कि मतलब अ, खुद से एक बार ट्राई करूँ मैं, क्या पता पेपर निकल जाए. और फिर ये भी था कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी थी थोड़ी सी. तो मैंने क्या किया, एक साल मैंने मैं ट्यूशन से मैं पढ़ाता ही था, तो मैंने एक साल मैंने पूरे पैसे अपने इकट्ठे करे और नेक्स्ट ओके. ईयर मैंने जो है फिर कोचिंग करी. हालांकि उस ईयर भी मैंने एग्जाम दिया था, बट वो मेरा क्लियर भी नहीं हुआ था एग्जाम. तो मतलब सेकेंड कट ईयर ऑफ में भी एग्जाम क्लियर नहीं आपने हुआ दिया? मेरा.
हाँ जी, मतलब वो खुद से ही मतलब अटेम्प्ट करके मैंने दिया। तो उसके लिए आपने कुछ प्लान किया होगा सेकेंड ईयर में, क्या क्या आपने पढ़ा, मतलब सिलेबस देखा होगा, सो कॉलेज का भी थोड़ा बहुत रहा होगा, तो कैसे मतलब चीजों को कैसे सेटल डाउन किया? उतना तो खैर आइडिया था नहीं, क्योंकि मतलब बुक्स वगैरह भी हमारी इतनी मतलब इग्नू से मिली नहीं थी। कुछ ही बुक्स आई हुई थी उस टाइम तक। तो फिर मैंने यूट्यूब से ही मतलब कुछ कंटेंट निकाला, और फिर ये प्रीवियस ईयर में लेके आया आर्यन का। तो वहां से क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस किए, तो लगा कि ये तो काफी हाई लेवल का एग्जाम है। तो काफी मतलब प्रॉब्लम मैंने फेस करी उसको, क्योंकि सब कुछ खुद से ही मैनेज करना था मैंने। लेकिन यूट्यूब ने मेरा काफी सपोर्ट किया उसकी। ओके ओके। बट सो ये है कि बेसिकली फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं क्लियर हुआ। कोई बात नहीं, लेकिन ये कहते हैं ना एक्सपीरियंस, इंसान कोई भी स्टूडेंट हो, अगर आपको एक्सपीरियंस है ना, तो एक्सपीरियंस बहुत कुछ बता सकता है। इसीलिए मतलब मेरा जो बेसिकली मतलब जो मैंने सोच रखा था कि आपको इनवाइट करने का बेसिक पर्पस यही था कि यू हैव अ ग्रेट एक्सपीरियंस, तुमने खुद से कोचिंग भी पढ़ाया है, ट्यूशन दिया है, सो यू हैव अ बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है तुम्हें, तुमने आईआईटी जैम का पेपर भी 2 बार दिया है, सो यू हैव अ लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस। सो इसीलिए ये बेसिक मोटो था, ताकि स्टूडेंट्स को ये पता चल सके कि अक्सर गलतियां कहाँ होती है हमसे कंपटीशन एग्जाम में, और लाइफ में हमें किस तरीके से चलना चाहिए। क्योंकि अक्सर कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं ठीक होती है, तो उनको लगता है यार कि, क्योंकि आईआईटी एनआईटी में हम सबको पता है, मास्टर्स स्टूडेंट के लिए अगर आप एमएससी करने जाते हो तो फीस बहुत ज्यादा होती है। ये कोई भी आप एनआईटी, नॉर्मल एनआईटी, आईआईटी की भी बात करते हो तो फीस का है थोड़ा सा, तो एक फाइनेंशियल स्टूडेंट जिनको फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं, तो वो उन स्टूडेंट को कैसे मैनेज करना चाहिए, तो बेसिक पर्पस यही था हमारा। सो बताना फिर अपना मतलब थर्ड ईयर में जब आया तो फिर उसके बाद कैसे, क्या क्या प्लान किया, मतलब एनआईटी सूरत कल तक का सफर कैसा रहा, किस हिसाब से तुमने प्रिपरेशन की, क्या स्ट्रेटेजी फॉलो की? काफी टफ रहा मेरे लिए, तो मतलब मैं तो ये कहूंगा, क्योंकि जब आप बीएससी में होते हो ना, तो आपको कोई प्रोफेसर की गाइड नहीं दी जाती, क्योंकि इग्नू से था मेरा। तो मतलब यूट्यूब से, मतलब यूट्यूब को मैं अपना टीचर भी मानता हूँ, लेकिन यूट्यूब ने मतलब काफी टाइम भी वेस्ट किया, मैं ये देखता हूँ, क्योंकि ना थाउजेंड्स ऑफ चैनल्स है उसके अंदर, तो ये नहीं क्लियर होता कि कौन सी वीडियोस आपके लिए सही है, कौन सी सही नहीं है। उस टाइम पे मुझे याद है कि जब मेरे मोबाइल में मैं 149 का रिचार्ज कराता था जियो का, तो मुझे 1 GB उसमें नेट मिलता था। तो मैं क्या करता था, 4 से 5 वीडियो मैंने एक एक घंटे की डाउनलोड कर ली। अब डाउनलोड मैंने वीडियो करी, बट जब मैं उस वीडियो को मैं देख रहा हूँ, तो उसमें पता चल रहा है कि जो चीज मुझे चाहिए, जो कंटेंट मुझे चाहिए, वो कंटेंट उसमें है ही नहीं। जैसे कि कुछ अन अकेडमी के लेक्चर्स में मैंने डाउनलोड करे, तो वो उन्होंने क्या करते हैं, वो मतलब 1 घंटे के लेक्चर में उन्होंने अपना आधा घंटा तो उन्होंने अपना ही मतलब बताया कि ये आप कोड यूज करो, ये ऐसे करो, मतलब बहुत मतलब एक तरीके से कह सकते हैं आधा तो अपना मेरा ही टाइम प्रमोशन वेस्ट डाल हुआ। दिया उसमें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये काफी डिफिकल्ट रहा, जैसे कि मैंने एनपीटीईएल के लेक्चर डाउनलोड किए। अब ठीक है। एनपीटीईएल के लेक्चर्स की मतलब लैंग्वेज है उन प्रोफेसर्स की, वो इतनी हाई लेवल की होती है कि वो चीजें हमें क्लियर भी नहीं होती है। और फिर मतलब जो पैटर्न है मतलब आईआईटी जैम का, वो काफी अलग है, क्योंकि इसमें मतलब आप कुछ फॉर्मुलेस भी आप अगर लर्न कर लो, तो कुछ फॉर्मूले वाइज भी आते हैं इसके अंदर मतलब क्वेश्चंस, और कॉन्सेप्ट भी आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तब आप इस पेपर को क्लियर कर सकते हो। तो फिर बट मतलब जब अगर तुम्हारा, तो ये सब बीत रहा था, तो फिर मतलब यूट्यूब से तुमने, इधर तुम्हारा डिस्टर्ब भी हो रहा था, तुमने वीडियोस डाउनलोड की वो भी तुम्हें, तो फिर मतलब कैसा रहा आगे का सफर, कैसा रहा? सबसे पहले तो मैंने माइंड में ये फिक्स किया कि मुझे आईआईटी जम करना क्यों है। क्योंकि होता है ना कि जब आप पहले आपको ये क्लियर करना होता है कि आप कोई चीज के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो क्यों करना है। सबसे पहले मैंने उसका हाउ एंड वाई ढूंढा कि मेरे को आईआईटी जम करना ही क्यों। तो पहले मैंने उसको डिसाइड किया कि भाई हाँ, इतनी बड़ी जगह से अगर मैं एमएससी करता हूँ, तो आगे मेरे लिए रिसर्च की अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा मेरे लिए बढ़ जाती है। तो मतलब मुझे कम से कम 1 हफ्ता या 2 हफ्ते लगे इसको डिसाइड करने में कि मेरे को बीएड करनी है, फिर आईआईटी जम की तैयारी करनी है। तो मतलब जब आपका अंदर से हो जाता है ना कि भाई आपको अब आईआईटी जम आपको क्लियर करना ही करना है, तो आपको मतलब बाहर आउटर आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। जब अंदर से आ जाता है ना कि हाँ अब तो करना ही है, फिर आप कैसी भी डिफिकल्टी होती है आप उसको फेस करने के लिए आप रेडी हो जाते हो। तो मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट तो मैंने ऐसे ही दिया, खुद से करके बुक्स वगैरह अरेंज करी। ग्रिफिथ्स की मैं बुक लेके आया था, क्लैपटन कोलन का मैं बुक लेके आया, क्लासिकल मैकेनिक्स की गोल्डस्टीन की बुक लेके आया। तो ट्राई तो किया, बट नहीं क्लियर हुआ। फिर मैंने अपने सीनियर से मैंने कांटेक्ट किया। कुछ मेरे कॉलेज के मेरे थे फ्रेंड, तो मैंने उनसे कांटेक्ट किया, तो उन्होंने कहा कि भाई आप कोचिंग कर लो।
क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं होंगे, क्योंकि आपने ओपन से करी है, फिर आप टाइम भी देते नहीं, क्योंकि आप मेरा मैं सुबह 9 o'clock निकलता था घर से और मैं रात को 8 या 9 बजे में आता था, क्योंकि मेरा फुल डे का मेरा टीचिंग 8 से 9 बैच में लेता था उसमें। तो उन्होंने ये बताया कि भाई आप कोचिंग कर लो। तो फिर जीटीपी नगर में कोचिंग थी, करियर एंडेवर, तो मैंने वहां से फिर 1 साल की मैंने कोचिंग करी। हालांकि उसके लिए पहले ये मैंने 1 साल पहले बेसिकली मैंने, थर्ड ईयर में था। हाँ, थर्ड ईयर में। नहीं, सेकंड ईयर में मैंने बात तो करके आया था कोचिंग में, बट वहाँ की फीस इतनी थी तो मैंने कहा कि 1 साल पहले मैं पैसे इकट्ठे कर लेता हूँ हाँ, हाँ। और उसके बाद फिर मैं वहाँ पे इन्वेस्ट कर पाऊंगा। तो सो फिर कि सारे मैंने मतलब अपनी ट्यूशन छोड़ी, क्योंकि मतलब काफी कुछ एक्सपीरियंस है तुम्हें, मतलब यार, क्योंकि कोचिंग का भी खुद से फाइनेंशियल अपना हैंडल करना है, एंड फिर एनआईटी सूरत कल की फीस भी इतनी ज्यादा है। सो आई थिंक मतलब तुमने भी काफी देखा है अपनी लाइफ में, मतलब काफी कुछ देखा है। सो ठीक है, मतलब यही चीज होती है, स्टूडेंट को यही सीखने को मिलता है। इसी से हम सीखते हैं लाइफ में कि हमें अगर आज का एक्सपीरियंस हमें याद रखना हमेशा, नेक्स्ट लाइफ जब भी आपका आगे चल के होगा, वो वहां पे कहीं ना कहीं आपको वो एक्सपीरियंस जरूर काम आएगा। आप लाइफ में कुछ भी करो, आपको एक्सपीरियंस हो रहा है तो आप करो, डरना नहीं चाहिए लाइफ में, क्योंकि कहीं ना कहीं चल के वो एक्सपीरियंस आपको बहुत हेल्पफुल हो रहे हैं। सो ठीक है, मतलब काफी अच्छा एक्सपीरियंस है तुम्हारा। सो फिर थर्ड ईयर में मतलब तुमने कोचिंग की, सो कोचिंग का एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या क्या चीजें वहां पे हुई? कोचिंग में तो ऐसा रहा कि मतलब फुल डे की कोचिंग होती थी। सुबह 7 बजे वहाँ से मतलब बैच वहाँ पे स्टार्ट हो जाता था 7-8 बजे। तो मुझे घर से कम 5 बजे या 6 बजे निकलना होता था। तो फिर मतलब 1-1.5 घंटा मुझे लगता था जाने में, क्योंकि द्वारका से जीटीबी नगर का जो मेट्रो का रूट है वो 1.5 घंटे का है पूरा। फिर पूरा फुल डे वहाँ पे क्लास होती थी, तो रात 7 से 8 बजे वहाँ से छुट्टी होती थी, कभी 7 बजे कभी 6 बजे। वही आते आते वही 9 बज जाता था मेरे को। फिर 9 बजे आने के बाद भी मैं 2 बैच हालांकि मैंने लिए थे, बिल्कुल मैंने मतलब बैच अपने खाली नहीं किए थे। तो 11th 12th के मैं बैच तभी मैं लेता था। तो ऐसी एक डेली रूटीन चलती थी। काफी टफ होता था कभी कभी, क्योंकि 11th 12th को जब आप पढ़ाते हो तो थोड़ा सा आपको पहले कंटेंट भी से भी रेडी करना प्रिपेयर होता है। होना, या एक्चुअली मैं समझ सकती हूँ उस चीज को, क्योंकि एज अ मैं भी यूट्यूब में मैंने 11th में पढ़ा है। सो क्योंकि हमें ऐसा होता है ना कि अगर कोई चीज हम कंटेंट दे रहे हैं तो उसके लिए बहुत कुछ होता है, पहले से आपको प्रिपेयर करना पड़ता है। क्योंकि टीचिंग एक ऐसा चीज है कि आप 10 दिन छोड़ दोगे तो आपको वो चीजें भूल जाएंगे, क्योंकि पढ़ाने के लिए पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सो आई थिंक ठीक है, मतलब हाँ, नहीं, काफी कुछ बिल्कुल। एक्सपीरियंस। सो उसके बाद ठीक है, मतलब जो तुम्हारे ये कोचिंग का सफर तो ऐसा चलता होता रहा। था कि जब, यस। हाँ, सो मतलब मतलब वहां पर जब मतलब 3 घंटे का लेक्चर होता था हमारा हाँ, हाँ। करेंट लेवल में। तो 3 घंटे के लेक्चर के बाद हमें ना हाफ एन आवर का में ब्रेक मिलता था। तो कभी कभी क्या होता था, वो हाफ एन आवर में पढ़ रहा होता था कोचिंग के लिए। तो कुछ मतलब फ्रेंड थे वहाँ पे मेरे, तो वो कहते थे क्या पढ़ रहा है तुम? मैं कह रहा हूँ जो मुझे पढ़ा वो मैं पढ़ रहा हूँ कुछ। थोड़ा सा मतलब कंटेंट भी रेडी करना होता है हमें पहले से। यार तो बहुत काफी मतलब थोड़ा सा टफ रहा है मेरे लिए तो। तो ठीक है, एक्चुअली मतलब उसके टफ, बाद। यस। मतलब टफ तो उस समय उतना नहीं था। मतलब जब मैं एमएससी में आया तो मेरे लिए, जब मैंने एनआईटी के सूरत ज्वाइन किया, तो टफ मेरे लिए शायद वहां से ज्यादा पड़ा मुझे। क्योंकि हमें ये माइंड में होता है कि हाँ, इसकी हम लोग ना मतलब एडमिशन का तो हम लोग सोच रहे थे कि चलो भाई आईआईटी एनआईटी में हम लोग एडमिशन ले लेंगे, बट वहाँ का फीस जो स्ट्रक्चर है वो काफी मतलब यहाँ का काफी हैवी था। तो माइंड में तो ये था कि चलो कहीं से स्कॉलरशिप वगैरह मिल जाएगी तो काम हो जाएगा, बट कोई स्कॉलरशिप का ऑप्शन भी नहीं है इसमें। तो सारा कुछ खुद से ही मैनेज करना होता है। तो ये चीज मतलब मैं तो सबसे यही सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार अगर किसी भी कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हो तो उसका पर फी डिटेल आप देख लो कि उतना मतलब आप पे कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, नहीं तो आपको बीच में भी छोड़ना पड़ सकता है। मैंने तो भी मतलब ये चीज स्टूडेंट्स को अक्सर एक चीज ये बोला है कि आईआईटी जैम, क्योंकि हमारा सपना होता है आईआईटी एनआईटी जाना, बट कहीं ना कहीं हमको पता है आईआईटी एनआईटी जो है इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा ज्यादा फेवरेबल हम कह सकते हैं। क्यों? मैं किसी चीज को कम और ज्यादा नहीं यहाँ कहूंगा, या किसी कोर्स को बिल्कुल इधर उधर नहीं कह रहा हूँ। बस मेरा ये कहना है कि कहीं ना कहीं मास्टर स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा हमारे लिए टफ हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक तो एनआईटीज में फीस ज्यादा है, इवन आईआईटीज की भी बात करो, स्कॉलरशिप भी हमारे मिसिक स्टूडेंट्स के लिए जल्दी नहीं होती, दो दो चार होती है, वो भी बहुत ही
बहुत ही कम स्टूडेंट को मिलती है। सो इट्स अ टफ वॉर, मैं समझ सकता हूँ, ये तो बहुत ही टफ है। मैं स्टूडेंट्स को भी यही एडवाइस करूंगा कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो उससे पहले ये भी देख लेना कि जो आईआईटी एंड आईटी का आप सोच रहे हो, तो उस आईआईटी एंड आईटी का आप फीस अफोर्डेबल कर पाओगे कि नहीं दे पाओगे। सो ये इम्पोर्टेंट है। ओके शुभम, सो फिर उसके बाद मतलब तुम्हारा ये कोचिंग का डेली का तो कैसे टाइम मैनेज कर रहे थे, कितना सिर्फ जैम को कितना दे रहे थे, तो कैसे ये ठीक है कोचिंग का सुबह से शाम निकल जा रहा था, फिर उसके बाद खुद की पढ़ाई वगैरह वो कैसा सीन था? अगर मैं रियलिटी बताऊं तो मतलब मेरे को सिर्फ मेट्रो में टाइम मिलता था पढ़ने का, क्योंकि 9 o'clock तक तो मैं मतलब मेट्रो में सफर कर रहा होता था। 9 o'clock मैं पहुंचता था इंस्टीट्यूट, फिर वहां पे मुझे 2 बैच लेने होते थे, तो मतलब वही 10, 10:30, 11 बज जाता था मेरे को। अब 11 बजे आने के बाद फिर मन नहीं करता पढ़ने का, तो जो पढ़ना होता था मेट्रो में 1.5 घंटा पढ़ लिया, 1.5 घंटा मतलब इवनिंग में, और 1.5 घंटा जब सुबह निकला घर से तब पढ़ लिया। और जो संडे को टाइम मिला, हालांकि संडे को भी वहाँ पे मतलब बैच होता था, तो संडे को भी कभी काफी टाइम मतलब टाइम काफी कम मिला है मुझे। तो जो मेट्रो में मैंने खड़े खड़े जो मैंने पढ़ाई करी है वही है। बाकी चलो लाइफ लास्ट में मोमेंट पे वही जब मैंने कुछ तुमको सिखाएगा, वही कुछ वो जो एक्सपीरियंस रहा है वो तुमको काफी आगे तक लेकर जाएगा। बिकॉज ऐसे स्टूडेंट मैं जो जो मिला हूँ मेरे टच में, जो मैंने भी ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है। सो मुझे लगता है यू हैव अ ग्रेट जर्नी एंड अभी भी तुमको आगे बहुत ही कुछ अच्छा मिलने वाला है। सो यार अच्छा है कि बस कंटिन्यू रहो, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, सो वो फॉलो करते रहो, बाकी तो अच्छा हाँ होगा ही। बिल्कुल। ओके सो फिर मतलब ये बताना कि ठीक है डेली का तुम्हारा ये 1.5 से 3 घंटा इधर हो जाता है तो मेट्रो में तुम पढ़ लेते थे। सो ये सारी चीजें चलती है, फिर आईटी जैम जैसे ही जैसे पास आता रहा तो क्या प्लान था, कब तक सिलेबस तुमने कंप्लीट किया, कितना सिलेबस कंप्लीट किया, और रिवीजन का कैसा था तुम्हारा रिवीजन, क्योंकि अल्टीमेटली रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इन सब का क्या प्लान था तुम्हारा? सिलेबस तो आप कभी खत्म नहीं कर सकते। आप आईआईटी जैन का सिलेबस इतना वास्ट है उसका। तो मतलब 1 मंथ पहले मैंने जितना मैंने करना था मैंने कर लिया, हालांकि कुछ कुछ चीजें छूट भी गई थी, तो मैंने कहा ठीक है, जो छुट्टी अगर लास्ट में टाइम मिलता है तो मैं इस पे फोकस करूंगा। मैंने पहले तो पूरा सिलेबस देखा वहाँ का कि क्या सिलेबस है, और देखा कि कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है जो पेपर में आते हैं, तो वो मुझे आइडिया मिला प्रीवियस ईयर सोल्व करके। तो मैंने 5 साल के प्रीवियस ईयर मैंने बहुत पहले सोल्व कर लिए थे। तो ओके। सोल्व करके आइडिया मिल गया कि हाँ भाई ये क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने लिख लिए। तो मैंने क्या किया, मैंने 2 कॉपीज बनाई है। एक 20 रुपीज की बनाई, एक 50 रुपीज की बनाई। एक मतलब जिसमें शॉर्ट नोट्स लिखे मैंने, और एक जो 20 रुपए की कॉपी थी उसमें मैंने वेरी शॉर्ट नोट्स लिखे। तो मुझे लगता है कि शायद ये शॉर्ट और वेरी शॉर्ट नोट जो मेरे हैंड खुद के हैंड रिटन थे, शायद इसी की वजह से मतलब आईआईटी जब मेरा क्लियर हुआ। क्योंकि हमारे वहाँ पे एक सर थे ऑप्टिक्स के, तो वो सर ये कहते थे कि जितने पतले आपके नोट्स होंगे ना, जो आपके लास्ट मोमेंट के नोट्स होंगे, जितने वो पतले होंगे उतनी आपकी जो प्रोबेबिलिटी होगी सक्सेस की वो ज्यादा होगी। तो उनको सोच के मैंने बनाया। तो हाँ, थोड़ा मुझे इससे बेनिफिट मिला। ओके सो मतलब ये शॉर्ट नोट्स किस हिसाब से बताए, क्योंकि जो स्टूडेंट्स है वो जानना चाहेंगे कि मतलब किस तरीके से शॉर्ट नोट्स हमें बनाना चाहिए। मतलब शॉर्ट नोट 2 दिन में नहीं बनते, मेरे को कम से कम 6 मंथ लगे शॉर्ट नोट बनाने में। क्योंकि वो नोट्स ऐसे होते हैं ना कि अगर आपने पढ़ लिया तो आप ये डैम श्योर हो कि हाँ इसी में से पेपर आना है। जैसे मैंने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा, वो कॉन्सेप्ट मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगा, तो मैंने उसको छोटा सा लिख लिया। मैंने क्या किया, कॉपी में ना पार्टीशन कर लिया कि हाँ ये ईएमटी को देना है पार्ट, ये मैथमेटिकल फिजिक्स को देना है, ये थर्मोडायनेमिक्स को देना है, और ये क्लासिकल मैकेनिक्स को देना है। तो जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है या जो भी इंपॉर्टेंट की नोट्स है वो मैंने उसमें लिख लिया, और उसी को मैं रिवाइज करता था। तो नॉर्मल मैंने ऐसे ही किया, ज्यादा नहीं पढ़ा मैंने, बट सो क्योंकि उसमें ना मतलब फॉर्मूले भी काफी आते हैं, तो मैंने फॉर्मूले वाले भी नोट्स बना लिए अलग से। तो वो मुझे काफी बेनिफिट किया। सो ये क्योंकि कुछ सब क्वेश्चन ठीक। ऐसे हैं जो डायरेक्टली जो मतलब फॉर्मूले बेस्ड ही होते हैं, तो वहां से आपका टाइम बच जाता है। ओके हाँ ओके। तो मतलब ये सब तुमने सिलेबस दिसंबर तक ऑलमोस्ट खत्म कर लिया था जितना मतलब कवर हो पाया था। फिर जनवरी का सफर कैसा था, मतलब जनवरी में क्या प्लान था तुम्हारा, किस हिसाब से रूटीन चल रहा था? रूटीन तो ये था कि दिसंबर तक तो जितना करना था कर लिया। लास्ट के मतलब फैब में 14 फैब को एग्जाम था, तो 14 फैब से मतलब अगर हम जैन की बात करें तो मतलब तकरीबन 1.5 महीना था मेरे पास। 1.5 महीना। तो पहले मैंने 1 महीना तो दिया कि भाई जो भी मैंने पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज करना है, क्योंकि जो भी वहाँ पे पढ़ाते थे हमें, तो उसको रिवाइज करना काफी टफ होता है, क्योंकि काफी कुछ पढ़ने के लिए होता है। तो उसको रिवाइज करना, और लास्ट मोमेंट पे जो लास्ट के 15-20 डेज थे, उसमें तो सिर्फ मैंने क्या किया,
अच्छा हाँ, एक चीज हो, जैसे कि मॉक टेस्ट का भी होता है ना बीच में। हम्म। तो मॉक टेस्ट का ऐसा था कि वहां पे हमें मॉक टेस्ट दिए गए करने के लिए, तो तकरीबन 1 महीने पहले मॉक टेस्ट स्टार्ट हो गए थे। तो लेकिन मॉक टेस्ट में ये था ना कि मेरा मॉक टेस्ट में कभी भी मेरा स्कोर अच्छा नहीं रहा, हमेशा मतलब एवरेज स्कोर ही रहा मेरा, कभी कभी तो माइनस में भी गया स्कोर। तो लास्ट जब पेपर से जस्ट 15 डेज पहले की बात है, तो मैंने मॉक टेस्ट मैंने करना ही छोड़ दिया था, क्योंकि इतना डिमोटिवेट हो गया था मैं वहां से, क्योंकि जब इतने कम मार्क्स आएंगे ना तो आपका थोड़ा मन सा नहीं हो करता जाता है, करने का। हाँ। Okay. फिर उनका मतलब जो मतलब लेवल होता है ना क्वेश्चन के, वो इतने हैवी बनाते हैं, आईआईटी जैम से भी ऊपर के पीएफआर जैसे क्वेश्चन को डाल देते हैं उसमें। तो फिर मैंने छोड़ दिया उसको, मैंने कहा अब जब मैं जो करूंगा सिर्फ अपनी खुद की रिवीजन करूंगा, और ऐसे ही मैंने अपनी प्रिपरेशन करी थी। ओके, सो अभी मतलब मुझे कुछ ये बताना चाहोगे कि अभी 6 महीने बाकी है आईआईटी जैम 2022 के लिए, तो आईआईटी जैम जो एस्पिरेंट है 2022 के लिए, उनको कुछ एडवाइस करना चाहोगे कि 6 महीने अभी बचा है तो किस हिसाब से कौन से चैप्टर को, कौन से पोर्शन को ज्यादा टाइम देना चाहिए, कौन से को कम देना चाहिए, अभी से कैसे मैनेज करना चाहिए? अच्छा, इससे पहले ना मैं एक चीज सजेस्ट करूंगा सबको। ओके। सबसे पहले ना आप ये क्लियर करो कि आपको आईआईटी जैम करना क्यों है। ओके। मैं तो पहले ये सजेस्ट करूंगा कि पहले आप ये सजेस्ट भाई माइंड में फिक्स कर लो कि आपको आईआईटी जैम करना है, और उसके बाद आप अपना सिलेबस अपना पहले प्रिंट करवा लो कहीं पर कि सिलेबस ओके। में क्या आ रहा है। तो फिर आप सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर के एक बार क्वेश्चंस करके देखो। बेशक आपने अगर रिवीजन अभी कुछ भी नहीं करी, या फिर आपने स्टार्ट भी नहीं किया, जैसे आप एक बार कि आप बीएससी में तो आप लोग कर ही रहे हो ना, तो ओवरऑल मैं सोचता हूँ कि कम से कम 20-30% क्वेश्चन तो आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो ओके। सबसे पहले आप अपना मतलब प्रीवियस ईयर आप करके देखो कि कैसे कैसे उसमें क्वेश्चन आ रहे हैं। तो उस बिहाफ पे आप अपनी जो स्ट्रेटेजी है उसको तैयार करो। और जैसे कि एक क्राइटेरिया होता है आईआईटी का कि क्लासिकल मैकेनिक्स से सबसे ज्यादा आता है। तो मैं क्लासिकल मैकेनिक्स में काफी अच्छे से करके गया था, हालांकि सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट मैं उसको काउंट करता हूँ अपने में। तो बट जब मैं पेपर देने बैठा तो वहाँ पे क्लासिकल मैकेनिक्स से कुछ आया ही नहीं। गिनती के 2 या 3 क्वेश्चन आए, तो उसने मुझे काफी डिमोटिवेट किया। तो मैं तो ये कहूंगा कि आप सब टॉपिक्स को ना, मतलब आप इक्वल वेटेज देके पहले आप सब टॉपिक्स को पढ़ लो। जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ना, सभी को आप इक्वल टाइम दो। हाँ, जो टॉपिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहे हैं थोड़ा उनको ज्यादा टाइम दे दो आप। मैं तो यही सजेस्ट करूंगा सबको। अच्छा, कुछ ऐसे टॉपिक्स होते होंगे जैसे हमारी केमिस्ट्री में, तो मुझे थोड़ा बहुत आइडिया, फिजिक्स का उतना आइडिया नहीं है, सो क्योंकि हमारी केमिस्ट्री में भी कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो हमें पता होता है कि यार हर साल इसमें इसका वेटेज ज्यादा होता है, तो ऐसा कुछ बताना चाहोगे क्योंकि यू हैव एक्सपीरियंस, तो तुमने पेपर दिया है, तो कैसा मतलब तुम्हें क्या लगता है कि कुछ ऐसे भी टॉपिक्स है जो हर साल मतलब उसका वेटेज ज्यादा होता है? हाँ बिल्कुल, एक ना मतलब कुछ क्वेश्चन तो मतलब फिक्स ही है कि मतलब ये क्वेश्चन तो आने ही आने, जैसे कि स्टोक्स थ्योरम हो गया, और ये कर्ल डाइवर्जेंस हो गया, इससे क्वेश्चन तो मतलब एक ना एक आता ही आता है। और जैसे कि कोई फील्ड सोलिनोइडल है तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, आपको प्रॉपर्टीज पढ़ के आनी होती है, जैसे कि ऑर्थोनॉर्मल की प्रॉपर्टी क्या होती है, ऑर्थोगोनैलिटी की प्रॉपर्टी क्या होती है, या फिर सोलिनोइडल फील्ड क्या होती है, कर्ल, जब हम लोग कोई अगर फोर्स अगर कंजर्वेटिव है तो उसका कर्ल 0 होता है। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब क्लासिकल मैकेनिक्स की अगर हम बात करें तो उसमें मतलब आप आपको कॉन्सेप्ट आप अगर आपको आता है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज तो वो काफी डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए। मैथमेटिकल फिजिक्स में हो गया, जैसे कि डिफरेंशियल इक्वेशन काफी इजी आती है, तो आप उसको आप कर सकते हो क्योंकि उसका सिलेबस इतना ज्यादा नहीं है। और कर्ल डाइवर्जेंस तो हो गया। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ मॉडर्न फिजिक्स की, तो उसमें भी कुछ क्वेश्चन जैसे कि अगर हम बात करें कि बाइंडिंग एनर्जी से क्वेश्चन आ जाते हैं उसके अंदर, तो उसको थोड़ा हमें देखना, मतलब जैसे जो टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ ये टॉपिक्स आप खुद भी ढूंढ सकते हो। उसके लिए आपको ये है कि आपको कम से कम 2 से 3 साल के पेपर आपको एक बार देखने पड़ेंगे। आप उसको एनालाइज करो, मतलब आपको अपने आप ही आइडिया मिल जाएगा कि कौन सा टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्योंकि क्वेश्चन हम है ना जब मतलब पेपर क्वेश्चन। एनालिसिस करते हैं तो हमें आइडिया लगता है खुद से, और मुझे भी ये लगता है कि हम दूसरों का ना देख के अगर खुद से ये चीज करेंगे तो शायद हमें और ज्यादा पेपर के बारे में आइडिया लगेगा कि यार ये चैप्टर या ये टॉपिक ज्यादा वेटेज का है। सो मुझे भी ये लगता है ये जो एनालिसिस का प्रोसेस है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम का आप सोच रहे हो। सो सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर जो होता है उसका एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब तुमने भी काफी रिसर्च किया, देन उसके बाद तुम्हें समझ में आया, तो मैं स्टूडेंट्स को भी यही कहूंगा कि आप खुद से रिसर्च करो, खुद से पेपर एनालिसिस करो, देन आपको आइडिया लग जाएगा। ओके, सो फिर मतलब ठीक है, ये चैप्टर हमने एनालिसिस कर लिए, ठीक है, हमें समझ में आ गया। उसके बाद क्या लगता है कि हमें कोचिंग लेनी चाहिए या विदाउट कोचिंग भी हमारा मतलब आईआईटी जैम में अच्छी रैंक आ सकती है?
अगर आपके बीएससी के अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोचिंग की, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोचिंग से मेरा मतलब काफी इम्प्रूवमेंट हुआ। बस कोचिंग से ये होता है ना कि आपका जो मोटिवेशन है ना वो बना रहता है, क्योंकि वो आपको डेली आपको गाइड करते हैं। क्योंकि पता है क्या होता है, हर मैं तो ये मानता हूँ कि हर दिन हमें मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। और आप मानोगे नहीं, मैं हर दिन अपना जो है टाइम टेबल में चेंज करता था। ये नहीं होता कि मैंने एक बार टाइम टेबल बनाया तो वो मेरा एक वीक चल गया। ये फिक्स होता था कि हाँ मुझे मतलब 5 आवर्स पढ़ने हैं या 3 आवर्स मुझे पढ़ने हैं, ये फिक्स होता था। लेकिन मतलब ये नहीं होता था कि मुझे इस टाइम ही पढ़ना है। वो मुझे अपना डिसाइड करना होता था कि मैं सुबह पढ़ सकता हूँ, क्योंकि मेरा ना जैसे कि सुबह उठने का मेरा बहुत कम बनता था कि मैं सुबह उठ, जैसे कि सारे मेरे टीचर्स या मेरी खुद की मदद ने भी मुझे ये सजेस्ट किया कि आप सुबह उठ के पढ़ो। बट सुबह नींद ही नहीं खुलती थी, तो मैंने सोचा कि कोई नहीं, अगर वो मेरी वीकनेस है ना तो मेरी स्ट्रेंथ ये है कि मैं रात को तो जग सकता हूँ ना। तो रात को जग के मैंने उसको प्रिपेयर किया फिर लास्ट मोमेंट पे। तो हो गया था। मतलब एक अच्छा एक्सपीरियंस था। उसके बाद अभी ये बताओ कि अगर अभी कोई बंदा है जो आईआईटी जैम 22 अभी से पढ़ना स्टार्ट कर रहा है, तो उसको किस हिसाब से क्या क्या पहले सोचना चाहिए? सबसे पहले तो ठीक है, पेपर एनालिसिस करने के बाद अगर एवरेज स्टूडेंट है, उसके बाद मतलब उसको यूट्यूब कंटेंट में, क्या यूट्यूब में काफी कुछ अवेलेबल है, अगर वो कोचिंग के लिए नहीं अफोर्डेबल है, तो उसको किस हिसाब से कहाँ से क्या उसको करना चाहिए? तो सबसे पहले तो वो यूट्यूब पर कुछ टाइम स्पेंड करे। पहले तो वो देखे कि कौन से चैनल्स मतलब काम के हैं, कौन से चैनल्स काम के नहीं है। जैसे कि मेरे को है कि मेरे को काफी दिक्कत हुई इस चीज में, क्योंकि मतलब 50 से 60% कंटेंट तो मतलब बेकार था यूट्यूब पर, मैंने जो देखा। सॉरी फॉर डैट, बट मैंने ये चीज नोटिस करी उसमें, क्योंकि जो चीज आपको चाहिए, क्योंकि आपको कहीं पर, क्योंकि हमें तो भाई एमएससी का सिलेबस कवर करना है ना, हमें पीएचडी का सिलेबस तो कवर नहीं करना। और उसमें क्या होता है, कोई थियोटिकल एक्सप्लेन कर रहा है, कोई बीच में से एक्सप्लेन कर देता है, कोई जो है सिर्फ अपनी प्रमोशन कर रहा है उसके अंदर। तो ये आप डिसाइड करना है आपको भी कि क्या करना है। अच्छा, इसी को लेकर ना पता है, जब मतलब मैंने एग्जाम दे दिया था तो मैंने भी काफी सोचा कि मतलब स्टूडेंट्स कितना इसमें सफर करते होंगे, क्योंकि मैंने बहुत सफर किया है इसको। तो मैंने क्या किया, फिर मैंने भी अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया सिर्फ इसी मोटिवेशन से कि मतलब मतलब उसमें सिर्फ आईआईटी जैम का ही है, उसमें एक भी सब्जेक्ट एक्स्ट्रा नहीं, कि अगर कोई उसको देख लेगा ना तो सिर्फ आईआईटी जैम का, तो उसका मतलब मैक्सिमम टॉपिक्स मैंने उसमें करवा रखे, 70+ वीडियोस है। तो मैंने वही देखा कि भाई जो चीज मैंने मतलब झेली वो कोई और ना झेले। इसी वजह से अभी थर्ड सेमेस्टर में मेरे मतलब प्रोजेक्ट वर्क भी है मेरे पास, इंटर्नशिप भी है मेरे पास, और एमएससी का भी काम है मेरे पास, और जो मैं ट्यूशन से मैं लेता ही हूँ अभी भी। तो उसके साथ साथ मैंने द पिलर्स से एक यूट्यूब चैनल है, मैंने उसको भी ज्वाइन किया, सिर्फ इसी को लेकर कि भाई अगर किसी भी तरीके से किसी भी स्टूडेंट्स की अगर थोड़ी भी हेल्प हो सके ना, तो अब हमें हेल्प करनी है, क्योंकि जो चीज हमने झेली वो अब कोई और बच्चा आगे ना झेल पाए। वो सो तो मतलब आपको देखना तुम्हारा पड़ेगा थॉट थोड़ा बहुत सा। क्लियर है और बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। सो आई थिंक बहुत ही ज्यादा ये हेल्पफुल वीडियो होने वाला है। सो लास्ट में बस ये एक चीज यहाँ पे ये मेंशन करूंगा कि सपोज अगर कोई स्टूडेंट है, मतलब उसको ये दिक्कत है कि अभी क्योंकि हम चीजों को तो प्लान कर लिया, हमने पढ़ भी लिया ऑलमोस्ट दिसंबर तक में जितना भी सिलेबस कर लिया। सो वो जो 3 घंटे पेपर के होते हैं, उनको किस हिसाब से हमें टैकल करना चाहिए? क्योंकि मेनली अल्टीमेटली वो जो 3 आवर्स है वही हमारा डिसाइडिंग फैक्टर है। तो उस 3 आवर्स को कैसे टैकल करना चाहिए? उसके लिए तो दो तरीके हैं। ओके। एक तो आप या तो मॉक टेस्ट आप प्रिपेयर करो। मॉक टेस्ट आपको मिल जाते हैं, फ्री भी मिल जाते हैं और मतलब आपको परचेज भी मिल जाते हैं। तो आप अपना टाइम लिमिट उसमें होता है कि भाई इतना टाइम लिमिट है, आप उसमें कम से कम 5 से 7 आप पेपर आपको देने ही चाहिए उसके अंदर। तो आपको अपने आप ही वो एक एनवायरमेंट मिलता है कि वहाँ पे आपको कैसे आप फेस करोगे उस चीज को। थोड़ा कैलकुलेटर वगैरह यूज करने का भी हमें हैबिट मिल जाती है, क्योंकि ना मतलब जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, अभी तक तो खैर कि मैं 3 अटेम्प्ट दे चुका हूँ। इस साल ही मैंने अटेम्प्ट दिया था एक, ऐसे ही जस्ट चेक करने के लिए कि क्या स्कोर रहता है मेरा। तो मतलब फर्स्ट जब मैंने अटेम्प्ट दिया तो मुझे कैलकुलेटर यूज करना नहीं आ रहा था। ओके। तो ये चीज मुझे कहनी है कि भाई मतलब अगर आप मॉक टेस्ट दो तो वो ज्यादा आपके लिए बेनिफिट रहेगा। और आप क्या कर सकते हो, कोई भी आप प्रीवियस ईयर का पेपर ले सकते हो। आप अपना टाइम लिमिट सेट करो कि भाई मेरे पास 3 घंटे हैं और 3 घंटे में आपको वो पेपर कवर करना है। तो इस तरीके से अगर आप अपना टाइम सेट करके आप बैठते हो तो आप अपने लिए अपने आप ही जो है ना उस शेड्यूल में आप सेट हो जाते हो। सॉरी, क्या बोला तुमने? फिर से एक बार बोलना। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे हम मॉक टेस्ट देते हैं ना, तो मॉक टेस्ट का जो लेवल होता है ना उससे आसान। आवाज तुम्हारी क्लियर नहीं है, म्यूट हो गया था। अच्छा अच्छा। तो एक मैं बार। ये कह रहा था कि हाँ मैं ये कह रहा था कि
मतलब आप मॉक टेस्ट जब आप दे रहे हो ना, टेस्ट से ही ज्यादा क्लियर होता है कि आपका मतलब अ, मतलब एग्जाम कैसा जाएगा। थोड़ा सा माइंड में भी हो जाता है कि भाई हाँ ऐसे ऐसे हमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और ये है कि मॉक टेस्ट से काफी इजी पेपर आता है आईआईटी का। तो ये भी ध्यान रखना होगा कि अगर क्वेश्चन कोई नहीं भी हो रहे तो ये नहीं कि अरे वहां पे भी नहीं होंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। कई मतलब ऐसे भी क्वेश्चन थे कि जो मैं मतलब मुझे आते ही नहीं थे, लेकिन पेपर में मेरे से वो क्वेश्चन हो गए थे। तो ऐसा होता है, ओके, सो मतलब सबके एक साथ होता तरीके से हम ये कह सकते हैं कि अगर हमें वो 3 घंटे को 3 आवर जो हमारे मैटर करते हैं, उसको अगर हमें कहीं ना कहीं अगर हैंडल करना है, अगर हम पहले से उस चीज को प्लान रहेंगे, उस चीज को अगर हम पहले से ही एक्सपीरियंस कर लेंगे, सो वो जो लास्ट के हमारे जो 3 आवर्स है एग्जाम पे, सो वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक, क्योंकि पहले का एक्सपीरियंस रहेगा तो कहीं ना कहीं वो चीज थोड़ा सा बेनिफिशियल रहेगी। am I right ना? है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मैं ये भी सजेस्ट करूंगा कि सिर्फ आप आईआईटी जैम का एग्जाम ना दें, क्योंकि मतलब और भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, बीएचयू है, टीआईएफआर है, जेस्ट है, जो भी मतलब इससे भी काफी बेटर है। तो आप मतलब आप सारे फॉर्म भरो, मैं तो ये कहूंगा, है ना, बाद में, ताकि आपको ये डिसीजन लेना हो कि आपको कहाँ जाना है। सो मतलब तो अगर इन सब के बारे में भी हम सोच रहे हैं तो क्या कहीं ना कहीं इनका सिलेबस क्या अलग होता है, क्या आईटी एग्जाम से सिमिलर ही होता है? सिमिलर ही होता है, मतलब बीएचयू का सिलेबस थोड़ा सा मेरे को अलग लगा। कुछ टॉपिक उसमें जैसे कि लीजेंडरी पॉलिनोमियल वगैरह हो गया, या फिर हार्माइट हो गया। तो ये टॉपिक कुछ अलग अलग है, बाकी तो सबका सिलेबस ऑलमोस्ट 19-20 ही रहता है। तो ज्यादा चेंज नहीं मिला। हाँ एक चीज मैं और कहूंगा कि जैसे कि आप कोई पेपर सोल्व कर रहे हो ना, तो हम लोग क्या करते हैं ना, जैसे कि अगर हमारे पास टाइमिंग है अभी, अगर अगर हमारे पास 4 या 3 मंथ है, तो हम लोग जब क्वेश्चन करते हैं और आंसर उसके नहीं आते ना, तो हम क्या करते हैं, उसके आंसर देख लेते हैं। तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि आप उसका आंसर ना देखिए, आप उसको कम से कम 2 या 3 बार तो आप चांस दो उस क्वेश्चन को कि आप उसको अटेम्प्ट करें। मान लो आपने एक बार किया नहीं हुआ, आप अगले दिन फिर लेके बैठो उसको। हम क्या करते हैं ना, हम उसका आंसर देख लेते हैं ना, तो हम लोग कंफर्टेबल जोन में आ जाते हैं। बट बाद में वही पेपर में हमें फिर वो काफी दिक्कत करता है, क्योंकि जो क्वेश्चन हमारे खुद से सोल्व हो जाता है ना, वो माइंड में रहता है हमेशा। और जो हम अगर आंसर देख लेते हैं ना किसी का, तो वो उस टाइम तो रहता है, बट पेपर में वो माइंड में नहीं रहता कुछ। बट एक चीज मैं और कहूंगा कि जैसे अगर आपके पास टाइम नहीं है, तो आप ऐसा कर सकते हो कि अब आप आंसर देख सकते हो सबके, क्योंकि आपको मेन कॉन्सेप्ट तो देखना है ना कि कैसा क्वेश्चन हो रहा है। पूरा क्वेश्चन मत देखो आप, लेकिन ये देखो कि मतलब वो क्वेश्चन कैसे सोल्व हो रहा है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है। सो या आई थिंक इतना सफिशिएंट होगा। तुमने बहुत ही अपना जो भी एक्सपीरियंस, तुम्हारा काफी अच्छा एक्सपीरियंस तुमने शेयर किया, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताए, और अभी का अगर कोई स्टूडेंट प्लान कर रहा है, सो आई थिंक इतना सफिशिएंट होगा। मैं अपने व्यूअर्स को एक चीज यहाँ पे ये मेंशन करूंगा कि आपको अगर कोई भी डाउट होता है, ठीक है, तो आपको डाउट कैसा भी डाउट है कि हमें किस हिसाब से प्लान करना चाहिए, या हमें ये चीज नहीं हमें हो रही डिस्कस, मतलब ये चीज हमें एग्जाम में नहीं समझ में आ रही है, कुछ भी हो, तो आप क्या करो, कमेंट में भी पूछ सकते हो। आपको डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, ऑल्सो टेलीग्राम का। वहां पे हम काफी एक्टिव रहते हैं, वहां पे मोस्टली मेरे स्टूडेंट्स जो मेरे से टच में है, वो फिजिक्स के स्टूडेंट भी हैं। सो आप लोग क्या कर सकते हो, वहां वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। कुछ भी होगा तो आप पूछ भी सकते हो। इवन शुभम भी साथ में रहता है व्हाट्सएप ग्रुप में, वो भी एक्टिव रहता है काफी। तो आपको कुछ भी डाउट होगा तो आप वहां से वो पूछ सकते हो, आई थिंक। या और मैं लास्ट में ये मेंशन करूंगा यार, थैंक यू शुभम, तुमने इतना अपना टाइम दिया, एंड जो भी एक तुम्हारा एक्सपीरियंस, काफी अच्छा एक्सपीरियंस था, इससे बहुत स्टूडेंट्स का हेल्प होने वाला है। सो मैं यही कहूंगा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन आवर चैनल। और मैं भी एक चीज कहूंगा आदित्य आपको कि ओके। आपको जो मोटिवेशन मिलता है मुझे वो आपसे मिलता है। क्योंकि मैं ओके। देखता हूँ कि आपका भी इतना बिजी शेड्यूल है, उसमें आप अपना टाइम भी इतना इम्पोर्टेंट टाइम आप निकाल के सबकी हेल्प आप कर रहे हो। तो इस तरह मुझे मोटिवेशन मिलता है। सो वेरी थैंक ये यू टू। मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी, इट्स अ प्लेजर टू, मतलब मुझे कभी ऐसा लगा नहीं था कि मुझे देख के भी कोई मोटिवेट हो सकता है। सो इट्स अ प्लेजर फॉर मी। हाँ नहीं, इसीलिए फिर मैंने यूट्यूब भी मैंने अपना ऑन किया, और फिर मैंने द पिलर्स भी ज्वाइन किया कि भाई जब आप इतना अपना टाइम निकाल रहे हो, इतना थर्ड सेमेस्टर में आप भी हो, मैं भी हूँ, और हमें पता है कि इतना बिजी शेड्यूल होता है हमारा, उसमें भी अगर आप इतना वर्किंग हो आप, तो मैंने कहा कि क्यों नहीं, फिर मैं भी तो कर सकता हूँ ना वो चीज़। तो मेरे सो लिए भी मेरे एक लिए बहुत ही मोटिवेशन है। अच्छा है, मतलब मेरे लिए अगर मुझे देख के कोई ऐसा इंस्पायर हो रहा है, सो मेरे लिए तो बहुत ही बड़ी बात हो गई। सो ओके, थैंक यू शुभम फॉर कमिंग इन आवर चैनल, एंड अगर कुछ भी होता है, सो वे अभी तो स्टूडेंट जो भी आपको कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो, हम एक्टिव रहेंगे। सो यार, थैंक यू शुभम। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी।